नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। राजश्री एजुकेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मैकियावेली अपने समय का या अपने युग का एक शिशु क्यों था। ठीक है, मैकियावेली को अपने युग का या अपने समय का शिशु क्यों कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक, ये तो सबको पता है कि अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, लेकिन आपको कहीं इंटरव्यू के अंदर, किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आज चर्चा करते हैं अब कि मैकियावेली को अपने समय का या अपने युग का एक शिशु क्यों कहा जाता है। मेरे दोस्तों ध्यान दो, उसके ऊपर किस किस का प्रभाव पड़ेगा वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन प्रभाव क्यों पड़ा वो चर्चा कर लेते हैं पहले। कि वह संवेदनशील व्यक्ति था। कौन? मैकियावेली। दूसरा कारण क्या था कि वह इटली का एकीकरण करना चाहता था तथा एक समृद्ध या प्रबल, बोल सकते हैं प्रबल, समृद्ध या स्ट्रॉन्ग राष्ट्र बनाना चाहता था। किसको? इटली को। समझ में आ गया। तो ये इटली बीच में क्यों आ रही है? इटली आपको पता होना चाहिए कि मैकियावेली का जन्म ही कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस। और फ्लोरेंस शहर कहाँ पे है? इटली में। तो मेरे दोस्तों, जहाँ मनुष्य पैदा होगा तो वहीं, जहाँ मनुष्य जन्म लेगा वहीं के बारे में तो ज़्यादा सोचेगा। आज हम इंडियन है, हमारा देश भारत है, तो हम भारत के बारे में तो सोचेंगे, हम हमारे भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसके बारे में तो सोचेंगे। ठीक है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, हम उसी के तो बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम देश प्रेमी हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, देश के प्रति हमारे को प्रेम है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इटली के अंदर जब फ्लोरेंस के शहर में मैकियावेली का जन्म हुआ था, तो मैकियावेली भी फ्लोरेंस शहर के बारे में, इटली के बारे में सोचने लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है ये सब गलत है। ठीक है, तो एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में और इटली का एकीकरण करना चाहता था, इटली को राष्ट्रवाद बनाना चाहता था, इसलिए उस पर उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, अभी वो परिस्थितियां मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। लेकिन क्यों पड़ा? इसके कारण से, संवेदनशील होने के कारण इटली का वो एकीकरण करना चाहता था, इटली को वो एक बड़ा राष्ट्र और एक समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहता था मेरे दोस्तों। अब वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, और उन प्रभाव पड़ने से लोगों ने उसको अपने युग का शिशु क्यों कहा। तो ध्यान दें कि डनिंग ने उसे अपने युग का शिशु कहा था, ये याद रखना मेरे दोस्तों। तो डनिंग ने कहा था कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली अपने समय का वास्तविक रूप से एक अपने समय का वास्तविक रूप से
एक शिशु था, एक शिशु था मेरे दोस्तों। डनिंग ने कहा था कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली अपने समय का वास्तविक रूप से एक शिशु था। तो यहाँ से पंक्ति को तोड़कर कभी छोटी पंक्ति भी पूछ लेता है कि अपने समय का या अपने युग का शिशु मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली को कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये किसने कहा था, सबसे पहले किसने कहा था? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? डनिंग। तो आंसर में क्या लिखोगे? डनिंग। ठीक है, तो डनिंग ये कहता है कि समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव उस पर पड़ा था और उन समकालीन परिस्थितियों में सुधार करने की बात उसने की थी। इसलिए उसने अपना पूरा जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय इटली का एकीकरण करने और इटली में राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने में, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। यहाँ तक कि भी अपने पुस्तकों के माध्यम से भी वह इटली में सुधार करना चाह रहा था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो जैसा जन्म हुआ, जन्म लिया था, तो जन्म के समय जैसी परिस्थितियाँ थी इटली के अंदर, वैसी ही परिस्थितियाँ मरते समय तक थी। तो वह व्यक्ति मैकियावेली जो था, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही चीज़ के बारे में सोचा, इटली देश के बारे में, कि इटली एक समृद्ध राष्ट्र कैसे बन सके, इटली का एकीकरण कैसे हो सके, इटली के अंदर जो पुनर्जागरण चल रहा है उसका विकास कैसे हो सके, इटली का भला कैसे हो सके। ठीक है मेरे दोस्तों, यही वो हमेशा सोचता रहा था, इसलिए उसको अपने युग का या अपने समय का शिशु कहा जाता है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने समय का शिशु होता है। आपके पिताजी आपके परिवार के लिए क्या है? अपने उस परिवार के लिए शिशु है। दादाजी है तो दादाजी उस परिवार का शिशु हो गए। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता, तो वह व्यक्ति क्या हो गया? शिशु हो गया। कोई व्यक्ति समाज के बारे में ज़्यादा सोचता है, शुरू से लेकर अंत तक समाज के बारे में का काम करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका समय, वह अपने युग के अंदर, वह अपने समय में, अपने जीवन काल में समाज का शिशु था, अपने समय का शिशु था। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे अपन कह सकते हैं। तो हर व्यक्ति हर समय में अपने युग का शिशु होता है, लेकिन यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा इटली के प्रति शिशु था, इटली के बारे में सोच रहा था मरते दम तक। ठीक है, और ध्यान दो, इसलिए सेबाइन क्या कहता है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैकियावेली जन्म से लेकर मृत्यु तक इटली जो देश था उसमें सुधार करने की बात की थी, उसके अंदर व्यवस्था को सुधारने की बात की थी। इसलिए सेबाइन क्या कहता है, हमेशा मतलब इटली के बारे में सोचा करता था, क्योंकि उसका जन्म ही ऐसी परिस्थितियों में हुआ था कि उसको मजबूर कर दिया कि इटली के बारे में वह सोचे, और इटली जो राष्ट्र है वो समृद्ध कैसे बन सके, उसमें व्यवस्थाएं कैसे सुधर सके। ठीक है, इसलिए इटली को जितना अधिक मैकियावेली जानता था, उतना अधिक कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। दोस्तों, समाज के अंदर, देश के अंदर कोई आदमी कुछ करने की कोशिश करता है सृजनात्मक रूप से, साहित्यिक रूप से, तो वो उसकी गहराइयों तक पहुंचता है। ठीक है, हमारे डॉक्टर पूर्व राष्ट्रपति महोदय APJ अब्दुल कलाम
वो हमेशा देश के प्रति कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, तो जो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए हमेशा कुछ सोचता रहता है और सोचेगा और उसमें सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन कब, जब वो उसकी गहराई तक जाएगा, जब उसकी गहराई तक जाएगा कि यहाँ पे कमी कहाँ है, उस कमी को दूर करो, तभी तो समाज सुधरेगा। ठीक है, तो सेबाइन ये कहता है कि जो मैकियावली था वो तत्कालिक परिस्थितियों को समझकर उस गहराई तक जाना चाहता था कि इटली के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, कमियां कहाँ हैं, उसको दूर किया जा सके, ताकि इटली देश का भला हो सके, इटली भी दुनिया के तमाम देशों की तरह समृद्ध राष्ट्र बन सके। तो बड़ा गहराई से उसने इटली की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, तमाम सभी प्रकार की व्यवस्था को गहराई से उसने अध्ययन किया। ठीक है, और इटली को समझा। इसलिए सेबाइन क्या कहता है, इटली को जितना अधिक मैकियावली जानता था उतना अधिक कोई नहीं जानता था। मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखो जोन्स क्या कहते हैं, जोन्स, WT जोन्स क्या कहते हैं मैकियावली के बारे में, कि मैकियावली पुनर्जागरण का शिशु है। समझ में आ गया? मैकियावली पुनर्जागरण का शिशु है। ये बात तो कौन करता है? जोन्स। ठीक है, लेकिन मैकियावली अपने समय का, अपने युग का शिशु है, वो किसने कहा था? डनिंग ने कहा था। ये अंतर कर लेना मेरे दोस्तों, मैकियावली पुनर्जागरण का शिशु है। तो ये भी मैकियावली ने ये भी कहा था कि मैकियावली फ्लोरेंस कोष्टक में इटली कर देना, इटली का शिशु है। यह भी पूछ सकता है आपसे कि मैकियावली फ्लोरेंस या इटली का शिशु है, मैकियावली पुनर्जागरण का शिशु है। ये बात कौन कहता है? जोन्स कहता है मेरे दोस्तों। लेकिन अपने समय का या अपने युग का शिशु है, वो बात डनिंग करता है। तो अब ये अपने समय का शिशु क्यों कहलाता है? आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि उसने इटली की तात्कालिक परिस्थितियों को समझा और उसमें सुधार करने की कोशिश की थी। इटली का एकीकरण करना चाहता था, इटली को एक समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहता था। वही विचार उसके इर्द गिर्द पूरे जीवन भर रहे थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक के यही विचार उसके रहे थे। इसीलिए उसको ये कहा जाता है कि वह मैकियावली जो था वो अपने युग का शिशु था, क्योंकि उसके दिल दिमाग में एक ही बात थी कि इटली का एकीकरण कैसे हो और इटली एक समृद्ध राष्ट्र कैसे बने। समझ में आ गया? यानी कि इटली के प्रति उसकी ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना थी कि इटली में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कैसे हो सके। आगे बात करते हैं कि वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उसको अपने युग का शिशु कहा जाता है। मेरे दोस्तों ध्यान दो, वह इटली की तात्कालिक जो परिस्थितियां थी, इटली की जो तात्कालिक या समसामयिक कह सकते हैं, समसामयिक, ठीक है, इटली की तात्कालिक या समसामयिक जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों का अध्ययन करके अर्थात समझ कर, अध्ययन करने का मतलब समझ कर, उसने अपना राजनीतिक दर्शन या अपने ये कह सकते हैं कि वह अपने विचार दिए, उसकी फिलोसफी, ठीक है, अपना राजनीतिक दर्शन दिया, अपना फिलोसफी दी मैकियावली ने कि इस तत्कालिक समस्या का समाधान कैसे हो। ठीक है, तो एक व्यक्ति तो
समस्या का समाधान कर नहीं सकता, तो उसने क्या किया कि समस्या कैसे इसका समाधान हो सके, तो उसने सृजनात्मक कार्य शुरू कर दिया। तो उसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, ठीक है, लेखन कार्य शुरू कर दिया, ठीक है, पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया, लेखन कार्य शुरू कर दिया, जिससे लोगों में ये हुआ कि यहाँ पर तत्कालिक परिस्थितियाँ क्या है, गलत है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है, इसीलिए उसको अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो अपन बात करते हैं पहला पॉइंट, उसको अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, आप समझ गए होंगे, लेकिन पॉइंटों के हिसाब से अपन देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, पुनर्जागरण का उत्थान। पुनर्जागरण का पुनरुत्थान, ठीक है मेरे दोस्तों, पुनर्जागरण का पुनरुत्थान। जब मैकियावली का जन्म हुआ था मेरे दोस्तों, तो उस समय फ्लोरेंस जो शहर था इटली के अंदर, वह पुनर्जागरण का मुख्य केंद्र था, ठीक है। और पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, नवीन चेतना। जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो घटिया सोच है, उसको ख़त्म करके जो नवीन चेतना आ रही थी समाज के अंदर, सभ्यता के रूप से है, विचारों के रूप से है, नॉलेज के रूप से है, ठीक है, कला के रूप से है, साहित्य के रूप से, जो नई नई सोच आ रही थी, जो सृजनात्मक विकास हो रहा था, वही पुनर्जागरण है मेरे दोस्तों। तो ये जो पुनर्जागरण है, वह 15वीं सदी के अंदर अपने उत्कर्ष समय पर उत्कर्ष था, अर्थात 15वीं सदी में जो उसका सवर्ण काल था, किसका, पुनर्जागरण का। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उसका जो जन्म है, वो पुनर्जागरण के समय, जो इटली के अंदर पुनर्जागरण हो रहा था, जो फ्लोरेंस में पुनर्जागरण हो रहा था, उस समय उसका जन्म हुआ था। तो इस पुनर्जागरण के कारण भी उसके दिल दिमाग के अंदर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पुनर्जागरण के कारण भी उस पर प्रभाव पड़ा, ठीक है मेरे दोस्तों। इसलिए उसको क्या कह सकते हैं, अपने युग का समय कहा जाता है। उस समय क्या हो रहा था कि इस पुनर्जागरण के दो चीजें काम कर रही थी। एक तो ज्ञान का विकास हो रहा था। दूसरा, इस पुनर्जागरण में क्या होता, धार्मिक सुधार हो रहे थे, ज्ञान का विकास हो रहा था, धार्मिक सुधार हो रहा था। आप ये समझो कि उस पुनर्जागरण जब हो रहा था तो लोगों में ज्ञान बढ़ रहा था, धार्मिक सुधार हो रहे थे। वहाँ हो रहा था कि इस इटली की जो व्यवस्था है उसमें सुधार कैसे किया जाएगा, जब लोगों के पास ज्ञान होगा, जो आडंबर है उसको दूर करके, और जो धार्मिक सुधार है, क्योंकि पोप व चर्च वो अपनी मान्यताओं के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, तो लोगों के समझ में आया कि ये सब गलत है। यदि आप इटली का भला चाहते हो, देश का भला चाहते हो, फ्लोरेंस का भला चाहते हो, तो इनमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से ज्ञान के द्वारा, धार्मिक सुधारों के द्वारा भी वहाँ पर क्या होता, पुनर्जागरण हो रहा था। तो ऐसी स्थिति का उस पर प्रभाव पड़ा। तो उसने अपने किताबों के अंदर लिखा कि ज्ञान के द्वारा, धार्मिक सुधारों के द्वारा यहाँ पर भला हो सकता है इटली का मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वो कहता है कि जो धार्मिक सुधारों के अंदर बात करता है, अपनी किताबों में लिखता है वो कि दो तलवारों का जो सिद्धांत था, अर्थात चर्च ये कह रहा था कि जो चर्च कहता है वही राज्य में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन राज्य में जो सरकार थी वो कह रही थी कि राज्य ही सबसे बड़ा है। इधर ये कह रहा है कि नहीं, चर्च सबसे बड़ा है,
ठीक है। तो इस तरह से लड़ाई आपको मैं बाद में बताऊंगा दो तलवारों का सिद्धांत क्या है। तो धार्मिक सुधारों में वो कह रहा था कि दो तलवारों के बीच में जो संघर्ष हो रहा था धर्म के बीच में और राज्य के बीच में, वो भी समाप्त होना चाहिए। अगर इसी तरह से ये लड़ाई होती रहेगी, संघर्ष होता रहेगा, तो इटली का भला नहीं हो सकता, देश का भला नहीं हो सकता है। इसलिए धार्मिक सुधार होने चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों का उस पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा मेरे दोस्तों, ये आप देखो, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। आज अपनी सरकार कुछ कानून नियम बना देती है तो हमारे दिल दिमाग में कानून नियम घुस जाते हैं, यार ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है यार, होता कि नहीं होता। तो उसके दिल दिमाग में घुस रहा है कि यार पुनर्जागरण है क्या, तो उसको समझने की कोशिश की थी और समझकर उसने सृजनात्मक कार्य लिखना शुरू कर दिया कि इस सृजनात्मक कार्यों से लोग इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो हो सकता है कि इटली का भला हो। ठीक है, तो इस तरह से उसने सुधारने की कोशिश की थी मेरे दोस्तों। तो इस तरह से उसमें ज्ञान के द्वारा नवीन चेतना आई, नवीन सुधार आए। ठीक है, तो यहाँ पर इटली का इस तरह से वो भला करना चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक अपने युग का शिशु था पुनर्जागरण के कारण, पहला पॉइंट। तो आप समझे कि उसको पुनरुत्थान हुआ था जब पुनर्जागरण का, उसके कारण भी उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं राजतंत्र की स्थापना। राजतंत्र की स्थापना, राजतंत्र की स्थापना मेरे दोस्तों, जब इटली के अंदर मेडिसी परिवार का राजतंत्र स्थापित हुआ, ड्यूक ऑफ जॉर्जिया, ठीक है, और इसको लोरेंसो के नाम से भी जानते हैं, लोरेंसो। ठीक है, लोरेंसो। जब ड्यूक ऑफ जॉर्जिया या लोरेंसो जब राजा बना तो राजा ने कहा था कि आप हमारी एक इतिहास लिखो। तो मैकियावेली ने इतिहास लिखा था, द प्रिंस पुस्तक लिखी। तो इस द प्रिंस पुस्तक कौन से राजा को समर्पित है? ड्यूक ऑफ जॉर्जिया या लोरेंसो भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो द प्रिंस के अंदर जिस आदर्श राजा की उसने कल्पना की थी, जिस आदर्श राजा के गुणों के बारे में वो बताना चाहा था, वो कौन सा है? ड्यूक ऑफ जॉर्जिया या फिर लोरेंसो, अपन उसके नाम से जानते हैं। तो जब मेडिसी परिवार में फ्लोरेंस की सतह पर बैठा था तो उसके ये समझ में आया कि एक राजतंत्र शासन प्रणाली ही ऐसी प्रणाली है जो इटली देश को सशक्त कर सकती है, इटली देश को महान कर सकती है, इटली देश की जो वर्तमान परिस्थितियां है उसको दूर कर सकती है। वह शासन व्यवस्था कौन सी हो सकती है? केवल राजतंत्र। इसीलिए वह राजतंत्र को क्या बनाना चाहता था? होब्स की तरह, जो हमारे होब्स हुए हैं समझौतावादी, तो होब्स ने राजतंत्र को क्या बनाया? निरंकुश। लेवियातन को क्या बनाया? निरंकुश। की लेवियातन जो कहेगा वही क्या होगा? कानून नियम होगा। तो इसी प्रकार से राजतंत्र में जो राजा कहेगा वही क्या होगा? कानून नियम होगा, उसी के अकॉर्डिंग देश समाज चलेगा। तो वह मैकियावेली भी होब्स की तरह राजा को क्या बनाना चाहता है? निरंकुश राजा, निरंकुश राजतंत्र की बात करता है। वो कहता है कि निरंकुश राजतंत्र के अंदर ही क्या इटली की वर्तमान परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, इटली का विभाजन, क्योंकि जब मैकियावेली इटली में थे, फ्लोरेंस में थे, उस समय इटली क्या था कि 5 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था? 5 राज्यों के अंदर बटा हुआ था। नेपल्स राज्य पहला,
याद कर लेना मेरे दोस्तों, नेपल्स, नेपल्स राज्य, मिलान का राज्य, मिलान का राज्य 3 नंबर पर, रोमन का राज्य, रोमन चर्च का राज्य, रोमन चर्च का राज्य 4 नंबर पर। ये एक हो गया, एक, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब 4 नंबर पर वेनिस गणराज्य, वेनिस गणराज्य, वेनिस गणराज्य। और 5वां है आपका फ्लोरेंस गणराज्य, फ्लोरेंस गणराज्य, गणराज्य था। ठीक है, तो उस समय ये फ्लोरेंस गणराज्य बोल रहा है, वेनिस गणराज्य बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी सरकार थी उस समय? गणतंत्रीय शासन व्यवस्था, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। और इस गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के बाद में यहाँ पर राजा का तंत्र आया, राजतंत्र आया। ठीक है, और राजतंत्र को देखकर ही वो ये कहता है कि इटली के अंदर जो व्यवस्था है उसमें सुधार कैसे होगा जब राजतंत्र निरंकुश होगा। यानी कि वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है और निरंकुश राजतंत्र ही इटली का विकास कर सकता है, इटली की वर्तमान परिस्थितियों को दूर कर सकता है और इटली को समृद्ध राष्ट्र बना सकता है। तो ये आप याद करना कि वह किस प्रकार के राजतंत्र की बात करता है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था की बात करता है। ऑप्शन में आए राजतंत्र शासन व्यवस्था, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। तो आपका आंसर होना चाहिए गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की बात करता है कौन? मैकियावेली करता है। तो मैकियावेली के दिल दिमाग में ये घुसा कि यहाँ पर जो अलग अलग ये जो राज्य है, तो इन राज्य अलग अलग हो रहे, ये सारे राज्य अपनी अपनी चला रहे हैं। कहीं पर धर्म की चल रही है, कहीं पे पोप की चल रही है, कहीं पर चर्च की चल रही है, कहीं पर दूसरे देशों की चल रही है। तो ये जो मनमुटाव था यहाँ पर, जो यहाँ पर एकता नहीं थी और इन राज्यों में आपस में क्या था? संघर्ष था। ठीक है, ये कह रहा था कि राज्य की चले, ये कह रहा था कि चर्च की चले। इस तरह से क्या है कि इनके बीच में द्वंद्व था, लड़ाई झगड़ा था। तो इससे मैकियावेली बड़ा परेशान हो रहा था कि यार ये क्या, एक ही देश के अंदर लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, 5 राज्य हैं, 5 राज्य लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनके ऊपर नज़र थी फ्रांस की, स्पेन की। ये प्रबल राष्ट्र थे उस समय, फ्रांस और स्पेन। ये लोग चाह रहे थे कि मैं इन सब के इटली के ऊपर राज करूं, इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर मैं इन सब के ऊपर राज करूं। स्पेन चाह रहा था कि मैं इन पे राज करूं। तो एक दुर्बल स्थिति बन गई थी इटली की। तो और उस दुर्बल स्थिति से मैकियावेली बड़ा परेशान था कि इस दुर्बल स्थिति से ये इटली कैसे दूर हो सके। इसीलिए वो एक सशक्त राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था कि एक सशक्त राजा हो और वह कुटिल हो। वह क्या होना चाहिए? कुटिल। दिखावे में तो अच्छा होना चाहिए और अंदर से वह कुटिल होना चाहिए, तभी उसकी लोग बात मानेंगे, तभी इटली का भला हो सकता है और तभी ये 5 राज्य एक हो जाएंगे जब भी एकीकरण होगा। ठीक है, तो राजा को वही कहता है कि राजा ऐसा होना चाहिए जब पब्लिक में जाए तो ऐसा लगे कि वो नैतिक है, आदर्श है। बाकी उसको यदि देश को चलाना है, समाज को चलाना है, तो क्या होना चाहिए? केवल दिखावटी में नैतिक आदर्श होना चाहिए, हकीकत में होना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो वह एक कुटिल शासक, यह आपसे पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने शासकों को कुटिल शासकों की संज्ञा दी थी? कुटिल शासकों की संज्ञा दी थी, वो मैकियावेली है। शेर और लोमड़ी वाली मैं आगे अभी आपको ये बताऊंगा, आगे पॉइंट आएगा तब। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये 5 राज्य थे और 5 राज्यों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। फ्रांस और स्पेन चाह रहे थे कि इनकी मनमुटाव है, इनकी जो कमजोरियों का फायदा उठाकर मैं इनके ऊपर राज करूं, तो कभी फ्रांस इन पे
आक्रमण करता है तो कभी स्पेन आक्रमण करता है मेरे दोस्तों। इस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो मैं क्या ये चाह रहा था कि इसमें एकीकरण हो, और एकीकरण कब होगा, जब यहाँ पर किसी प्रकार तो सशक्त राजतंत्र बनेगा तभी। तो वह सशक्त राजतंत्र के पक्ष में था। तो वो इन इटली का एकीकरण चाहता था कि इटली का क्या हो जाए, एकीकरण बन जाए, एक सशक्त राजतंत्र हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसलिए वह एकीकरण करना चाहता था, इसलिए वह अपने युग का क्या था, शिशु था मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इटालियन जो समाज था, इटली का जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में। इटली की सामाजिक दशा, क्योंकि जब वह पैदा होता है, जब जन्म लेता है मैकियावेली, तो उस समय जो समाज था वो क्या था, उसमें नैतिकता नहीं थी मेरे दोस्तों, मानवता नहीं थी। समझ में आ गया? मानवता नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी, देशभक्ति का भाव था, मानवता नहीं थी, ये याद रखना, मानवता नहीं थी, देशभक्ति नहीं थी, ठीक है। मानवता नहीं थी, देशभक्ति नहीं थी, और उन लोगों का चरित्र भी अच्छा नहीं था। जब लोगों में मानवता नहीं रहेगी, देशभक्ति नहीं रहेगी, तो क्या इटली का भला हो सकता है क्या? 5 राज्यों में जो इटली बटा हुआ था, क्या वो एक हो सकते हैं? तो भाई सीधी सी बात है, जिस घर के अंदर मनमुटाव होगा, जो घर बिखरा होगा, एक भाई अलग दूसरा भाई अलग, तो भाई उस घर की तो फूट तो हमेशा परेशानी करेगी, लोग दूसरे फायदा उठा लेंगे। तो वही स्पेन और फ्रांस हमेशा इटली की फूट का फायदा उठाना चाहते थे, और उसको देखकर वह बड़ा परेशान था मैकियावेली कि यार क्या किया जाए ताकि एकीकरण हो सके, यहाँ पर राजा का तंत्र बन सके, ताकि निरंकुश सरकार होने के बाद में इटली का एकीकरण हो जाए, इटली की व्यवस्था सुधर जाए। तो यहाँ पर जो समाज था, समाज की जो दशाएं थी, समाज की जो मानवीय भावनाएं थी, वो भी बेकार थी, उसके कारण से भी वहाँ की व्यवस्था क्या थी, गलत थी, ठीक है। तो वो चाहता था कि लोग अच्छे हो जाएं, उनमें मानवीय गुण आ जाए, सोच आ जाए, नवीन विचारधारा उसके अंदर उत्पन्न हो जाए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से वो इस समाज को सुधारने की कोशिश कर रहा था। और समाज के अंदर जो सामाजिक संस्थाएं थी वो भी कमजोर थी, और समाज के अंदर जो धार्मिक संस्थाएं थी उनकी सोच भी घटिया ही थी। और मैं बात करूं कि पोप जो था, पोप धर्म की आड़ में, जो पोप था वो धर्म की आड़ में भी क्या था, बेकार काम किया करता था, उसका चरित्र भी क्या था, अपवित्र था। तो ये मैकियावेली कहना चाह रहा है। और तो वो चाह रहा था कि इटली के अंदर सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाओं में भी जब सुधार हो तो इटली का भला हो सकता है मेरे दोस्तों। तो आगे बात करते हैं, जब इटली का एकीकरण हो रहा था मेरे दोस्तों, उसके मरते समय इटली का एकीकरण उसके मरते समय तक इटली का एकीकरण नहीं हुआ। केवल सोचता रहा, सृजनात्मक उसकी सोच थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं दोस्तों। बाद में इटली का एकीकरण हुआ उसके मरने के 350 साल बाद में, ठीक है मेरे दोस्तों। 350 साल बाद में उसका क्या हुआ था, इटली का एकीकरण हुआ था। और इटली का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सोच मैकियावेली की थी, उस सोच को पूरा किसने किया, ठीक है ना, उस सोच को पूरा किसने किया, उस सपने को पूरा किसने किया, तो याद होना चाहिए कावूर याद कर लेना। और दूसरा था गेरीबाल्डी, ये 2 व्यक्ति थे। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया,
मैकियावेली की सोच को साकार किया, मैकियावेली के जो सपने थे, मैकियावेली की जो फिलॉसफी थी, उसको दूर करने का प्रयास किया, उसको दूर प्रयास ही नहीं किया, उसको दूर किया और इटली का एकीकरण किया मेरे दोस्तों। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कोलंबस ने 1492 के अंदर नई दुनिया की खोज की थी, नई दुनिया की खोज की थी, यानी कि दुनिया के बारे में पता लगाया था। कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी, ठीक है मेरे दोस्तों, 1492 में। ठीक उसी प्रकार से 1523 के अंदर मैकियावेली में अपने राजनीतिक दर्शन में नई सोच का पता लगाया था मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि अपने राजनीतिक दर्शन के अंदर नई सोच, नया सृजनात्मक कार्य उसने किया, ठीक है मेरे दोस्त। तो जिस प्रकार से कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी, उसी प्रकार से मैकियावेली ने अपने विचारों में नवीनता लाई, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। तो आज हमने सीखा मेरे दोस्तों कि मैकियावेली को अपने समय का शिशु क्यों कहा जाता है, अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस पर तत्कालीन समस्याओं का, तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, जिसके अंदर पुनर्जागरण, याद रखना, पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा, सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ा, ठीक है, और राजनीतिक परिवर्तन, ये भी मेन है प्रश्न है, राजनीतिक परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ा। वहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन कैसे? कभी तो वहाँ पर पोप की चलती है, कभी वहाँ पर चर्च की चल रही है, कभी वहाँ पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है, कहीं पर वहाँ पर राजतंत्र स्थापित हो जाता है। राजतंत्र स्थापित होने के बाद में भी कहीं कहीं पर चर्च की बातें चलती है, कहीं पर पोप की बातें चलती है, कहीं पर गणतंत्र शासन व्यवस्था हो गई तभी भी वहाँ पर चर्च का चल रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता थी। मैकियावेली के समय क्या थी? इटली के अंदर क्या थी मेरे दोस्तों? राजनीतिक अस्थिरता। तो वो चाह रहा था कि राजनीतिक अस्थिरता दूर कैसे की जा सके। जब राजनीतिक अस्थिरता दूर होगी, राजनीतिक परिस्थितियां स्थिर हो जाएगी, तभी तो देश का भला होगा। इसलिए वो राजतंत्र का समर्थन करता है कि ऐसा राजतंत्र आए जो 10-15 साल तक स्थिर रहे और इटली की व्यवस्था को सुधार सके। इटली जहां 5 भागों में बटा हुआ था, उस 5 भागों को एक कर दिया जाए, इटली का एकीकरण हो जाए और इटली एक समृद्ध राष्ट्र बन जाए। तो हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि जो मैकियावेली था वो राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी माना जाता है। राष्ट्रवाद का अग्रदूत या राष्ट्रवाद का जनक भी कह सकते हैं मैकियावेली को। तो राष्ट्रवाद का अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? मैकियावेली। यदि ऑप्शन में मैकियावेली है तो आप मैकियावेली करके आना, क्योंकि उसने हमेशा अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय में हमेशा राष्ट्रवाद के बारे में बात की थी। तो उसके राष्ट्रवाद का अर्थ क्या था? मैकियावेली के विचारों में अगर राष्ट्रवाद का अर्थ देखा जाए तो उसका राष्ट्रवाद क्या था कि इटली का एकीकरण हो जाए। पहली बात तो ये थी कि इटली का एकीकरण हो जाए ताकि स्पेन, फ्रांस इनकी कमजोरियों को देखकर इसके ऊपर आक्रमण न करे, इनके ऊपर अधिकार न करे, इनके ऊपर सत्ता न बनाए रखे। तो वो चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए। दूसरा
वो अपने सामने राष्ट्रवाद में चाह रहा था कि जब इटली का एकीकरण हो जाए तो यहाँ पर इटली एक समृद्ध राष्ट्रवाद बन जाए। उसका ये सपना था कि वर्तमान परिस्थितियों को दूर कैसे किया जाए, इटली का एकीकरण कैसे किया जाए और इटली में एक समृद्ध राष्ट्र कैसे बन सके, यह उसकी राष्ट्रवाद की फिलॉसफी थी। ठीक है, और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अपने समय का शिशु कहा जाता है, अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो मुझे आशा है मेरे दोस्तों कि आपके समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। तो इसमें कौन कौन सी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा, सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ा, राजनीतिक जो हलचल थी, राजनीतिक जो अस्थिरता थी उसका प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर जनजीवन, सामाजिक में आ गए वैसे जनजीवन है, ठीक है ना, और धार्मिक चीज़ों का जैसे पोप है, चर्च है आदि का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है तत्कालीन परिस्थितियों का। तो वह सुधार चाहता था इटली के अंदर कि इटली का एकीकरण कैसे हो, इटली के अंदर राष्ट्रवाद कैसे बने, लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना कैसे हो सके। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अपने युग का शिशु कहा जाता है। और मुख्य रूप से डनिंग ने कहा था, ये परिभाषित किया था कि मैकियावेली अपने समय का शिशु है, अपने युग का समय है, डनिंग ने कहा था। ये पॉइंट याद रखना मेरे दोस्तों। आज की क्लास यही समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मेरे दोस्तों, ये तो आपको मुख्य काम करना ही है।